बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया तो मकसद ये बयान किया कि ये आबनाए हरमुज़ में जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए है, लेकिन हकीकत में ये ईरान पर दबाव बढ़ाने की एक और हिकमत अमली है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान पर तो दबाव नहीं बढ़ा, लेकिन खित्ते में कशीदगी जरूर बढ़ गई और जंग के खतरात एक बार फिर मंडला रहे हैं। अमेरिका ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए ईरानी तेज रफ्तार कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया और सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की 6 से 7 छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान इस पर खामोश नहीं रहा और यह दावा किया कि निशाना बनने वाली कश्तियां नहीं बल्कि छोटे कार्गो जहाज थे, जिनमें 5 आम शहरी शहीद हुए। इस दौरान बयानात और जवाबी बयानात का सिलसिला एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ईरान ने अमरीकी दावों को झूठ करार देते हुए कहा कि उसकी बहरिया ने एक अमरीकी जंगी जहाज को इंतबाही फायरिंग के जरिए खबरदार किया, लेकिन अमरीका इन दावों को कबूल करने पर तैयार नहीं। यह सूरत हाल इस हकीकत को मजीद वाज़ेह करती है कि मैदान में सिर्फ हथियार नहीं बल्कि बयानिए भी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इस दौरान अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमरीका ने आबनाए हरमुज़ से 6 ईरानी जहाज वापस भेजे हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि पीर को 2 अमरीकी तजारती जहाज बाहिफाजत आबनाए हरमुज़ से गुजर चुके हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि रास्ता साफ है और ईरान शर्मिंदा है। ईरान अमरीका कशीदगी के असरात एक बार फिर यूएई तक जा पहुंचे हैं। फुजेरा की ऑयल पोर्ट पे ईरानी हमलों ने खित्ते में सूरत हाल को मजीद संगीन किया। अमाराती हुक्काम के मुताबिक फजाई दिफाई निजाम ने ईरान के 15 मिसाइल और 4 ड्रोन रोके। जनूबी कोरिया ने भी अपने एक जहाज पर धमाके की तस्दीक की, जबकि ओमान के साहिली इलाके में एक रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कुछ शहरी जख्मी भी हुए। इन वाकयात के बीच एक अहम पेशरफ्त यह हुई कि गुज़श्ता कई हफ्तों से खलीज में फंसा मरसक का अमरीकी परचम बरदार जहाज अमरीकी फौजी निगरानी में आबनाए हरमुज़ से गुजरने में कामयाब हो गया। यह इकदाम बज़ाहिर प्रोजेक्ट फ्रीडम की अमली झलक था, जिसके तहत अमरीका आबनाए हरमुज़ पे तजारती जहाजों की आजादाना आमदोरफ्त बहाल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार देते हुए कहा कि हालिया वाकयात यह साबित करते हैं कि इस बहरान का कोई फौजी हल नहीं है। ईरानी फौज ने अमरीकी और इत्तेहादी जंगी जहाजों को आबनाए में दाखिल होने से रोकने का दावा किया, जिसे अमरीकी सेंटकॉम ने मुस्तरद कर दिया है। यह तमाम कशीदगी एक बड़े पस मंजर का हिस्सा है। फरवरी में अमरीका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद तेहरान ने आबनाए हरमुज़ में बहरी आमदोरफ्त महदूद कर दी थी। दोनों मुमालिक में अप्रैल में पाकिस्तान की कोशिशों से जंगबंदी का ऐलान हुआ, अमली तौर पर बहरी आमदोरफ्त बहाल न हो सकी। दोनों जानिब से दबाव बरकरार रहा और इस दौरान अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी, जो अब भी जारी है। इन तमाम वाकयात के फौरी असरात आलमी मंडियों में नजर आने लगे। ब्रेंट खाम तेल की कीमत अब $115 फी बैरल से तजावज कर चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप इस पूरी सूरत हाल से बेनियाज दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि ईरान उनके लिए एक छोटा सा और गैर अहम मौजू है और मामलात बेहतर समत में जा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प तौर पे उन्होंने ना तो मौजूदा कशीदगी का बराह रास्त जिक्र किया, ना ही तेल की कीमतों में इजाफे के असरात को तस्लीम किया। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पेट्रोल पंप्स पे बढ़ती कीमतें अमरीकी अवाम को बराह रास्त मुतासिर कर रही हैं और यही वो नुक्ता है जहां दाखिली सियासत और खारजा पॉलिसी एक दूसरे से टकरा रही है। व्हाइट हाउस के लिए ये एक मुश्किल तवाजुन है, क्योंकि एक तरफ वो आलमी मंडियों को मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ उसे अपने अवाम को यह बावर करवाना है कि उसकी माशी पॉलिसीज मुअस्सर हैं। इस तमाम मंजरनामे में आबनाए हरमुज़ का किरदार इस पूरी जंग में अहम तरीन है, क्योंकि यह अब सिर्फ एक इलाकाई तसादुम नहीं रहा बल्कि आलमी मईशत भी बराह रास्त मुतासिर हो रही है। यही वजह है कि अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत तजारती जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ऐलान किया और अमरीकी दावों के मुताबिक कुछ अमरीकी परचम बरदार जहाज एक सिक्योरिटी के तहत कामयाबी से गुजर भी गए, लेकिन ईरान इन दावों को कबूल नहीं करता। माहिरीन की अक्सरियत अमरीका की इस हिकमत अमली की कामयाबी के हवाले से पुरयकीन नहीं। उनका कहना है कि सैकड़ों जहाजों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अमली तौर पे मुमकिन नहीं और एक भी बड़ा हमला पूरे निजाम पर एतमाद खत्म कर सकता है। हालिया कशीदगी के बायस फुजेरा बंदरगाह एक बार फिर आलमी मंजरनामे पर नुमाया हुई। फुजेरा मुत्तहिदा अरब अमारात के मशरकी साहिल पर और आबनाए हरमुज़ के बाहर बहिराए अरब और बहरे हिंद से बराह रास्त मुंसलिक है। उसका ये जोग्राफियाई महल्ले वकू ही इसे खित्ते के दीगर तेल मराकज़ से मुनफरिद बनाता है। फुजेरा ऑयल इंडस्ट्री जोन न सिर्फ मशरक़ वस्ता की बड़ी तेल जखीरा गाहों में शामिल है, बल्कि वहां तकरीबन 7 करोड़ बैरल तेल जखीरा करने की सलाहियत मौजूद है। इसके साथ साथ अबू धाबी से फुजेरा तक बिछाई गई पाइपलाइन से इसे इस काबिल बनाती है कि आबनाए हरमुज़ अगर बंद भी हो जाए तो महदूद मिकदार में तेल आलमी मंडियों तक पहुंचाया जा सकता है। यूं फुजेरा पे किया गया हालिया हमला दर हकीकत आलमी तवानाई के एक मुतबादिल रास्ते पर हमला है, जिसमें गैर मुल्की समेत मुतअद्दिद शहरी जख्मी हुए, जबकि ऑयल इंडस्ट्री जोन को भी नुकसान पहुंचा।
फुजेरा यूएई के लिए न सिर्फ एक मुआशी लाइफलाइन है बल्कि आलमी तवानाई के निजाम में एक बैकअप रास्ता भी फराहम करती है। इसीलिए उस पर हमला दरअसल एक बड़े स्ट्रेटेजिक तवाजुन को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अगर फुजेरा महफूज रहती है तो खलीज के तेल की तरसील किसी हद तक जारी रह सकती है, लेकिन यह भी अगर गैर महफूज हो जाए तो इसके असरात कहीं बड़े पैमाने पर मुरतब होंगे। आलमी रद्द-ए-अमल भी इस बहरान की शिद्दत का आईनादार है। पाकिस्तान ने अमारात के साथ यकजहती का इजहार करते हुए इस पूरे तनाज़े को सिफारतकारी के जरिए हल करने का कहा, जबकि भारत ने फुजीरा पर हमले को नाकाबिले कबूल करार देते हुए आजादाना बहरी आमदोरफ्त पे जोर दिया। फ्रांस, बर्तानिया और जर्मनी ने यूएई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मजम्मत की और ईरान पर जोर दिया कि वो कशीदगी कम करने के अलावा मुज़ाकरात की तरफ वापस आए। सऊदी अरब ने भी ईरान को अच्छी हमसायगी के उसूल याद दिलाए, जबकि अमारात ने वाज़ेह किया कि वो जवाब देने का हक महफूज रखता है। दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ इस तमाम सूरत हाल को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से पेश करता है। ईरानी क़यादत का कहना है कि वह अपना हरमुज़ के हवाले से नई हिकमत अमली पर काम कर रही है और उनके मुताबिक अमरीकी इक़दामात और नाकाबंदी ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब किया है। ये बहरान अब सिर्फ खलीज तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसके असरात खत्ते के दीगर ममालिक तक भी फैल रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुवैत के लिए जाने वाला एक जहाज आबना हरमुज़ की सूरत हाल के बायस गवादर पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया, जिससे यह जाहिर होता है कि मुतबादिल तजारती रास्तों की तलाश तेज हो चुकी है। गवादर पोर्ट पे बढ़ती हुई सरगर्मियां इस बात का इशारा है कि अगर आबना हरमुज़ गैर मुस्तहकम रहती है तो आलमी तजारत के नक्शे में तब्दीली आ सकती है और गवादर आलमी मंजरनामे पर एक अहम बंदरगाह के तौर पर उभर सकती है। दूसरी तरफ इस कशीदगी का एक अहम पहलू वो बयानिया है जो मुख्तलिफ ताकतें अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ा रही हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने राय आमा के इन तमाम जायज़ों को मुस्तरद कर दिया जिनमें इस जंग को गैर मकबूल करार दिया गया और उन्हें जाली कहते हुए मीडिया पर इल्जाम आयद किया कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खतरात को कम करके पेश कर रहा है। ये बयानिया दरअसल दाखिली सियासत के लिए है और अमरीकी हुकूमत को न सिर्फ खारजा महाज पे बल्कि अंदरूनी मुल्क भी अपनी पॉलिसीज का दिफा करना पड़ रहा है। और इसी दौरान ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि आबना हरमुज़ के हवाले से नई हिकमत अमली तैयार की जा रही है और मौजूदा सूरत हाल अमरीका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई बड़ी कार्रवाई शुरू नहीं की, लेकिन हालात उस तरफ बढ़ सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी यह इंदिया दिया कि आबना हरमुज़ अपने साबिक़ा हालात में वापस नहीं आएगी और दुश्मन जहाज़ों के लिए हालात मजीद सख्त होंगे। यह पूरी सूरत हाल आलमी सतह पर भी तशवीश का बायस है। सऊदी अरब ने ईरान और अमेरिका से कशीदगी कम करने की अपील की और पाकिस्तानी सिफारती कोशिशों की हिमायत का ऐलान किया, जबकि यूरोपीय ममालिक ने आज़ाद बहरी आमदोरफ्त को खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। इस दौरान खलीज में फंसे हुए जहाज़ों की तादाद ने आलमी शिपिंग इंडस्ट्री को मुतासिर कर दिया है। इंश्योरेंस की लागत बढ़ रही है, रास्ते तब्दील हो रहे हैं, हर कंपनी खतरे का सरे-नौ जायजा ले रही है और यही वजह है कि कुछ जहाज गवादर जैसी मुतबादिल बंदरगाहों का रुख कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की जोग्राफियाई अहमियत तब्दील हो रही है। इस पूरे बहरान को अगर एक बड़े मंजरनामे में देखा जाए तो वाज़ेह होता है कि फुजेरा सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सेफ्टी वॉल्व है। ये खलीजी तेल दुनिया तक पहुंचाने का एक मुतबादिल रास्ता है और यही वजह है कि इस पर हमला दरअसल एक पैगाम है कि अगर मरकजी रास्ता बंद हो सकता है तो मुतबादिल भी महफूज नहीं। यूं आबना हरमुज़ में जारी कशीदगी ये जाहिर करती है कि जदीद दुनिया में ताकत सिर्फ फौजी बरतरी का नाम नहीं बल्कि तवानाई के बहाव, तजारती रास्तों और जोग्राफियाई कंट्रोल का खेल है। फुजेरा इस खेल का एक मरकजी मोहरा है और जब तक इस खित्ते में मफादात का यह टकराव जारी रहेगा, ये कशीदगी खत्म नहीं होगी बल्कि किसी न किसी तौर पर जारी रहेगी। इसी दौरान इजराइल और तुर्की के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने खित्ते में एक नए मुमकिना तसादुम की बहस को जन्म दिया, जहां सिफारती बयानात अब सिर्फ अल्फाज नहीं रहे बल्कि ये माहौल को कशीदा भी कर रहे हैं जो किसी भी वक्त अमली महाजराई की शक्ल इख्तियार कर सकता है। गुज़श्ता चंद बरसों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात जिस तेजी से खराब हुए वो महज खारजा पॉलिसी का नतीजा नहीं बल्कि इस हवाले से अंदरूनी सियासी दबाव का भी अहम किरदार है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से तुर्की को ईरान के साथ जोड़ना और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से इजरायली कार्रवाइयों को खुली तनकीद का निशाना बनाना यह जाहिर करता है कि यह तनाज़ा सिर्फ सिफारती सतह तक महदूद नहीं। ये बयानात दरअसल अपने अपने ममालिक के अंदर सियासी हिमायत हासिल करने का जरिया बन चुके हैं, जहां सख्त मौक़िफ़ अपनाना एक सियासी ज़रूरत बनता जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा में इजरायली कार्रवाइयों ने इस कशीदगी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। तुर्किया ने न सिर्फ सख्त रद्द-ए-अमल दिया बल्कि इजराइल के साथ तजारती रवाबित महदूद करने का ऐलान किया। उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात एक ऐसे मरहले में दाखिल हुए जिसे माहिरीन सर्द अमन की बजाय सर्द मुकाबला करार देते हैं, यानी जंग बज़ाहिर जारी नहीं लेकिन हर सतह पर बद-एतमादी मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल में सबसे खतरनाक रुझान बयानबाजी है जो किसी भी गलतफहमी को बड़े तसादुम में बदलेगी। दोनों ममालिक की क़यादत अपने सियासी बयानिए को मजबूत करने के लिए सख्त जुबान इस्तेमाल कर रही है, जिससे न सिर्फ कशीदगी बढ़ रही है बल्कि फौजी सतह पर भी खतरात में इजाफा हो रहा है। यही वजह है
कि अब यह सवाल संजीदगी से उठाया जा रहा है कि क्या यह कशीदगी किसी मुसल्ला तसादुम में तब्दील हो सकती है। और अगर मुमकिन महाजों की बात की जाए तो शाम, कब्रस और मशरकी बहरा रोम ऐसे इलाके हैं जहां दोनों ममालिक के मफादात एक दूसरे से टकराते हैं। शाम में दोनों ममालिक की फौजी मौजूदगी और असर रसूख किसी भी वक्त बराह रास्त टकराव का बायस बन सकता है, जबकि बहरा रोम में तवानाई के ज़खायर और समुद्री हुदूद के तनाज़ात पहले ही कशीदगी को बढ़ा रहे हैं। बहरी जहाजों के दरमियान तसादुम की तरह का एक छोटा सा वाकया या जंगी तैयारों का आमने सामने आना एक महदूद जंग को जन्म दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद माहिरीन यह भी मानते हैं कि मुकम्मल जंग का इम्कान अब भी कम है। इसकी एक बड़ी वजह दोनों ममालिक की फौजी क़यादत है, जो सियासी क़यादत के मुकाबले में ज्यादा मोहताज समझी जाती है। पसे पर्दा राबितों और अस्करी सतह पर एहतियाती इकदाम इस बात का इशारा देते हैं कि दोनों जानिब यह कोशिश है कि कोई ऐसी गलती ना हो जो सूरत हाल को काबू से बाहर करे। इस पूरे मंजरनामे में नया ईरान का बयानिया भी सामने आया है, जिसके तहत तुर्की को इसराइल के लिए एक नए खतरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन कई माहिरीन इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं। उनके मुताबिक तुर्की को ईरान से तशबीह देना न सिर्फ मुबालगा आराई है बल्कि हकीकत के भी खिलाफ है। तुर्की नेटो का रुकन है, उसके मगरबी दुनिया के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं, उसकी पॉलिसीज में वो शिद्दत नहीं जो ईरान के हवाले से है। यह बयानिया दरअसल एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा भी हो सकता है, जिसके तहत तुर्किया को मगरबी निजाम से अलग और एक खतरनाक ताकत के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस तरह न सिर्फ इसराइल के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर तुर्किया को तनहा करने की कोशिश भी की जाएगी। दूसरी जानिब तुर्किया यह मौक़िफ़ रखता है कि इसराइल अपनी सियासत के लिए नए दुश्मन तराश रहा है और ईरान के बाद अब तुर्किया को हदफ बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसराइल की दाखिली सियासत भी इस सूरत हाल पर असरअंदाज होगी। अगर क़यादत में तब्दीली आई तो मुमकिन है बयानिया नर्म हो, लेकिन यह भी वाज़ेह नहीं कि नई क़यादत किस हद तक मुख्तलिफ पॉलिसी इख्तियार करे। यह जिक्र करना भी ज़रूरी है कि मसला सिर्फ शख्सियात का नहीं बल्कि एक वसी तर पॉलिसी फ्रेमवर्क का है, जो दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब आने से रोकता है। यूं ये कहना शायद दुरुस्त हो कि तुर्की और इसराइल इस वक्त एक ऐसे मरहले में है जहां जंग नागुज़ीर नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। कशीदगी, बयानबाजी, इलाकाई मफादात और सियासी दबाव मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी बड़े तसादुम को जन्म देगी। लेकिन इसी के साथ साथ पसे पर्दा इख्तियात और राबिते ये उम्मीद दिलाते हैं कि कशीदगी फिलहाल एक महदूद दायरे में है। इस दौरान जनूबी लबनान में इजरायली जारी है। इजरायली फौज ने मंगल की सुबह जनूबी लबनान के 2 कस्बों के रिहायशियों को फौरी तौर पर यह जवाब पेश करते हुए अपने घर खाली करने की हिदायत की कि वो हिजबुल्लाह की जानिब से जंगबंदी मुआहिदे की मुबैना खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर मजबूर हो चुकी है। और यही वो लम्हा है जहां एक बार फिर यह सवाल पैदा होता है कि क्या यह कशीदगी किसी बड़े तसादुम में तब्दील होगी। इजरायली मौक़िफ़ के मुताबिक जनूबी लबनान में उसकी अफवाज पर मार्टर गोलों से हमले किए गए, जिन्हें वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार देता है। लेकिन इस हवाले से हिजबुल्लाह की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जिससे सूरत हाल मजीद गैर वाज़ेह है। दूसरी जानिब ज़मीनी हकीकत यह है कि हमलों का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और सबसे बड़ा असर आम शहरियों पर पड़ रहा है। लबनानी वजारत सेहत के एदाद शुमार इस कशीदगी की संगीनी को वाज़ेह करते हैं, जहां सिर्फ एक दिन में 17 अफराद की शहादत रिपोर्ट हुई, जबकि चंद दिनों में मजमूई शहादतें 110 तक पहुंच चुकी, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि जंगबंदी के बावजूद खित्ता हकीकी मानों में अमन से बहुत दूर है। इजराइल का कहना है कि उसकी कार्रवाइयां मखसूस अहदाफ के खिलाफ है और वह हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, जबकि उसके मुताबिक मार्च से अब तक उसके अपने भी 17 फौजी हलाक हो चुके हैं। इजराइल हमेशा की तरह लबनान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा के बेगुनाह शहरियों की शहादत के ऊपर खामोश है और इजराइल की अब भी यह कोशिश है कि ईरान का महाज एक बार फिर भड़क उठे। यूं जनूबी लबनान की मौजूदा सूरत हाल ये जाहिर करती है कि जंगबंदी सिर्फ एक कागजी मुआहिदा है, जहां हर फरीक अपनी तशरीह के मुताबिक अमल कर रहा है। जब तक इस बुनियादी अदम एतमाद को खत्म नहीं किया जाता, ये कशीदगी वक्फे वक्फे से भड़कती रहेगी और हर नया दिन उस खदशे को मजीद मजबूत करेगा कि एक महदूद झड़प किसी भी वक्त एक वसी तर तनाज़े में तब्दील हो। इसी पूरे का अहाता किया जाएगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिन उमूर का अहाता किया गया उसी के ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं डीन एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब। डॉक्टर आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है, आप समझते हैं वाकई उन जहाज रानी में फंसे हुए लोगों को निकालने का मंसूबा है, उन्हें आज़ादी दिलाने का मंसूबा है, या फिर ये एक तरह से ईरान को कॉर्नर करने का मंसूबा है और ईरान को प्रोवोक करने का मंसूबा है कि जंग के अंदर वो दोबारा कूदे? जी शुक्रिया। ब्रिंकमैनशिप चल रही है दोनों तरफ से। यूनाइटेड स्टेट्स भी अपनी पोस्चरिंग दिखा रहा है, वो अपनी मिलिट्री माइट को यूज करना चाहते हैं, ईरान को कोर्स करके, पुश करके, प्रेशराइज करके कि किसी तरह से वो हरमुज को खोल दे। दूसरी तरफ ईरान भी उसी तरह से अपना एक पोस्चरिंग उन्होंने जो रखी हुई है और उन्होंने जो थ्रेट रखी हुई है, जिस
जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को काफी मुश्किल हो रहा है। तो प्रोजेक्ट फ्रीडम एक नाम तो है, लेकिन फ्रीडम किस चीज से? ये तो हरमुज खुली हुई थी, उन्होंने खुद बंद किया, ब्लॉकेट खुद लगाया, तो किसको किससे फ्रीडम मिल रही है ये कुछ समझ की बात नहीं है। लेकिन एक उन्होंने नोमेनक्लेचर इस ऑपरेशन का रखा है, जिसका कोई फ्यूचर लग नहीं रहा कि वो सक्सेसफुल हो सकता है ये इस सिचुएशन के अंदर। तो सर, फुजीरा के ऊपर जो हमला किया गया ईरान की जानिब से, या आबनाए हरमुज में एक ऑयल टैंकर के ऊपर हमला किया गया, जिसको साउथ कोरिया का ऑयल टैंकर अमेरिका ने क्लेम किया, और फिर अमेरिकन जो सेंट्रल कमांड है वो ये कहती है कि 6 जो कश्तियां हैं ईरान की, हमने उनको तबाह कर दिया, जबकि ईरान का दावा कुछ और है कि वो कश्तियां हमारी तो थी ही नहीं। तो आप इसे एक नई जंग की इब्तदा समझते हैं, या ये समझते हैं कि प्रेशर टैक्टिक में या पॉस्चरिंग के अंदर ये एक दूसरे के ऊपर हमले जो हैं ये किसी जंग की इब्तदा तो नहीं हो सकते, लेकिन मुज़ाकरात के ऊपर एक दबाव जरूर हो सकते हैं? जंग तो कोई नई तो नहीं है, जंग तो चल रही है। एक पॉज आया हुआ है टेम्पररी, जिसका अभी कुछ फ्यूचर अब देख नहीं, पता नहीं, क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर कि कब तक ये पॉज या सीज फायर कायम रहता है, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर्स तो यूज किए जा रहे हैं अपने अपने जो उनकी टूल्स हैं। अब ईरान के लिए एक जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है, एक उनके लिए स्ट्रेटेजिक टूल मिल गया उनको, जिससे वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करना चाहते हैं टू एन एक्सटेंट, कि वो नेगोशिएशन में एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे जाके यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वो कर रहे हैं। तो क्लेम्स काउंटर क्लेम्स दोनों तरफ से चल रहे हैं। हाँ, हमने सुना है हो सकता है उनकी छोटी बोट्स जो है, चूंकि वो ऑपरेशन तो उसमें कर रहे हैं हरमुज के अंदर, जिस तरह से वो थ्रेटन कर रहे हैं शिप्स को जो उनकी परमिशन के बगैर जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है वो बोट्स को उन्होंने स्ट्राइक किया हो। लेकिन ईरान की खाली बोट्स नहीं, उनके पास माइंस और चीजें भी है, जिसकी वजह से ये जो शिपिंग जो लेन है वो जो है काफी खतरे में है। तो ये इस वक्त तो नेगोशिएशंस को किस तरह से फेवरेबल आउटकम उससे लिया जाए, दोनों साइड प्रेशराइज कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अपने जो उनके पास अवेलेबल हथियार है या टूल्स है या स्ट्रैटेजी वो अपना यूज कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये चीज चल रही है, लेकिन ये कुछ अभी कहना कि जी आगे नई जंग होगी, ये तो ऑलरेडी जो जंग चल रही है उसी की कंटिन्यूएशन है। हाँ, ये हो सकता है कि हॉस्टिलिटीज दोबारा से ब्रेकआउट हो जाए दोनों के दरम्यान में, क्योंकि अगर स्टेलमेट ज्यादा रहा और दोनों साइड ने अगर पुश किया एक दूसरे को, तो कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से दोबारा ट्रिगर हो जाए और हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो जाए। लेकिन चांसेस फिलहाल कम लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ने पिछली जितना भी उनका लॉसेस हुए, दोनों साइड पे लॉसेस काफी हुए, तो वो भी एक चीज उन्होंने देख ली है कि फुल मिलिट्री माइट यूज करके भी वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते। यानी फुल मिलिट्री माइट यूज करके पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट तो हासिल नहीं किए जा सकते। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, ईरान की तरफ से एक नया नक्शा जारी हुआ जिसमें इंटरनेशनल वाटर्स को भी इंक्लूड किया गया है ईरानी हुदूद में, और यूएई तक जो है वो उनका जो सरहदी इलाका है, जो बहरी सरहदी इलाका है, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसे एक नया नक्शा समझें, एक नई पॉस्चरिंग समझें, एक नई इख्तरा समझें, या फिर ये समझें कि जब मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेंगे तो ये हालात कुली तौर पे तब्दील हो जाएंगे, तब तक के लिए कुछ भी जो है वो देखने को मिल सकता है? देखिए, ईरान ने तो ऑफर किया था इनको कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज की ओपनिंग के बारे में नेगोशिएशन करें। वो सीक्वेंसिंग का इशू था। यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा था कि नहीं, पहले आप न्यूक्लियर पे बात कर ले, बाकी चीजों पे बात कर ले, लेकिन ईरान जो है वो सीक्वेंस में फर्क रख रहा है। तो अभी जो वो नक्शा है, ये एसेंशियली तो एक मैनेजमेंट प्लान उन्होंने कहा है कि जी फ्यूचर में हम स्ट्रेट ऑफ हरमुज को इस तरह से मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि इसमें इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन की बात आ जाती है और उसमें काफी सारे कंट्रीज अफेक्ट होते हैं, और ये पॉसिबल नहीं होगा कि हर कंट्री या हर शिप जो है 1 मिलियन या 2 मिलियन डॉलर्स दे के वहां से पास करे। ये एक इस वक्त एक पोजीशन ईरान ने ली हुई है जो एक निगोशिएबल है, लेकिन चूंकि वो प्रेशराइज करना चाहते हैं रीजनल कंट्रीज को भी और यूनाइटेड स्टेट्स को भी, तो वो इस तरह की चीजें जो है वो लेके आ रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें नेगोशिएबल है, ये पॉसिबल नहीं होगा, मुश्किल होगा ईरान के लिए परमानेंटली इस तरह का कुछ मैकेनिज्म लाना, क्योंकि फिर तो और भी जितने भी ये मलाका स्ट्रेट हो गया और भी इस तरह के चैनल्स है, सब स्टेट्स इस तरह से शुरू हो जाएंगे, तो वो एक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा इस तरह के रूल्स को इम्पोज करना। तो सर, मेरा एक सवाल ये है कि अभी अगर ईरान को देखा जाए, नेवल उसकी ब्लॉकेट हुई, उसके शैडो फ्लीट्स तो बीच में से निकले, जिसका ऐलान ईरान ने किया। अब उसमें हकीकत कितनी है ये तो कोई नहीं बता सकता कि शैडो फ्लीट किसका झंडा लगा के गुजरा, किसके ऊपर अमेरिका ने शक किया या किसको जाने का रास्ता दिया।
लेकिन नेवल ब्लॉकेट से ईरान को नुकसान कितना हो रहा है? और दूसरा, अगर देखा जाए 7,000 से ज्यादा किलोमीटर की उसकी सरहद है जो मुख्तलिफ ममालिक से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, तुर्किया से लगती है, इराक से लगती है, अजरबैजान से लगती है। तो अगर उनको ट्रांजिट रूट इधर से मिलते हैं तो किस हद तक वो जो एक वहां पे उनको डाउनफॉल देखने को आ रहा है, वो उस पर ओवरकम किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, लॉसेस तो होंगे क्योंकि ऑयल जो एक्सपोर्ट मेजर ईरान की है और उसके अंदर चाइना और बाकी कंट्रीज जो है, रशिया भी हो गया, इंडिया किसी एक्सटेंट तक यहाँ से वो ऑयल लेता था ईरान से, और चाइना के तो अभी भी ऑयल शिप्स वहां से गए हैं। तो जब ये ब्लॉकेट होगा तो ये वो एक्सपोर्ट कम होगी तो ईरान के लिए लॉसेस तो है। लेकिन ईरान 47 ईयर्स के अंदर जो सैंक्शंस में रहा है जिस तरह की, तो उनको काफी नुकसान ऑलरेडी हुए हैं। तो जैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक मरतबा कहा था, ठीक है ये वॉर है, डेट्रीमेंटल, ये नुकसानदेह है, लेकिन ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है टू डिसिप्लिन यूनाइटेड स्टेट्स। तो शायद वो इस अपॉर्चुनिटी को फुली यूज करना चाहते हैं, बिकॉज जो लास्ट सीज फायर हुआ उसमें ये पोजीशन ऑफ एडवांटेज पे थे ईरानियंस। तो वो उस पोजीशन ऑफ एडवांटेज से अब नेगोशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनको शायद ये अपॉर्चुनिटी दोबारा ना मिले अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो उसमें वो नुकसान और बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन आउटकम वो लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं कि सैंक्शंस भी खत्म हो, ईरान के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज हो और ईरान के साथ ट्रेड नॉर्मलाइज हो और ये जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो वो इस प्राइस को आई थिंक वो विलिंग है फॉर नाउ कि वो एक एक्सेप्टेबल लॉसेस है उनके लिए कि वो इस प्राइस को अभी पे करने के लिए तैयार लगते हैं। तो सर, अगर इस ईरान और अमेरिका की बहस से जरा बाहर निकल के इजराइल का मंजरनामा देखा जाए और इजराइल की तरफ से तुर्किया को एक नया ईरान करार देने का जो दावा किया गया या जो एक टैग लगाया गया है, और दूसरी तरफ वो जो गजा की पट्टी है वहां पे 60% कब्जे को अगर देखा जाए, और उधर लबनान का महाज जो है उसके ऊपर भी तेजी देखी जाए, तो इजराइल के अजाइम किस हद तक अमरीकी अजाइम से मुख्तलिफ हैं? और ये अगर कोई तस्फिया हो जाता है तो फिर नया महाज उस तरफ को क्या खुलता दिखाई देता है? देखिए, सारी वॉर जो शुरू हुई वो तो इजराइल के इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए हुए थे। यूनाइटेड स्टेट का तो इसमें वॉर में नहीं था। वो चूंकि इजराइल उनका अलाय है तो यूनाइटेड स्टेट्स को पर फोर्स वहां पे उन्होंने बीच में शामिल कर लिया। तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव तो हमेशा से रहा है कि इस रीजन को डिस्टेबलाइज किया जाए या रखा जाए। परमानेंट इंस्टेबिलिटी होगी तो वो अपने जो है ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब उसको पूरा कर सकते हैं, अपना एक्सपेंशन करते रहेंगे। तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ये जंग न्यूक्लियर के लिए नहीं है, ये जंग किसी और चीज के लिए नहीं है। ये जंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस रीजन को अनस्टेबल रखने के लिए और जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनको डिपेंडेंट रखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, कि ताकि वो इनसिक्योर रहे और यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस यहाँ पे रहें। तो अगर ये ईरान का हाइपोथेटिकली हम कहें कि किसी तरह से तस्वीर हो जाए तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो इजराइल को नया फ्रंट खोलेगा ताकि इस रीजन के अंदर वो एक इंस्टेबिलिटी कंट्री परमानेंट तरीके से रहे और ये अपने जो उनका एक्सपेंशन है वो करते रहे, टेरिटरीज कैप्चर करके। तो सर, आप क्या समझते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो किस हद तक मुश्किल में पड़ सकता है कि जब वहां पे नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड जैसे जो लोग हैं जो माजी में इत्तेहाद करके बरसर इक़्तिदार आए लेकिन ज्यादा देर चल नहीं सके, वो अपनी पार्टीज को जम करने की बात कर रहे हैं और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर हमारा इत्तेहाद कामयाब रहा तो सबसे पहले जो अक्टूबर का महाज था उसके ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो केसेस खोले जाएंगे। तो क्या ये एक और प्रेशर हो सकता है नेतन्याहू के ऊपर, या आप समझते हैं कि वो महाज खोली रखेगा और ये नौबत ही नहीं आएगी? प्रेशर तो बहुत है नेतन्याहू के ऊपर। जैसे अक्टूबर 7 का बहुत सारे लोग ये स्पेक्युलेट कर रहे हैं ये सारा इंजीनियर था ताकि एक इंसिडेंट क्रिएट किया जाए 9/11 की तरह का, उसको शो किया जाए और इजराइल उसको जस्टिफाई करे। तो उसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का आंसर तो था, क्योंकि जो इसकी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी है नेतन्याहू की वो काफी डाउन थी और ये चीजें थी क्योंकि करप्शन के काफी सारे इनके ऊपर इल्जाम पहले भी है और इंक्वायरीज हो भी रही थी। तो जब से जंग शुरू हुई है तो ये एक तरह से उनको एक सेफ्टी वॉल मिला हुआ है
तो इनकी अपनी बकाश है, तो इसी में समझते हैं कि ये अगर जंग तूल पकड़ेगी और ये इस तरह से रहेगा अनस्टेबिलिटी, तो हो सकता है कि वो डोमेस्टिक जो उनके ऊपर फोकस है वो उनकी अपनी करप्शन के स्कैंडल्स जो है या कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स चलनी है वो उससे फिलहाल के तौर पे उसको डिले कर सके। लेकिन इवेंचुअली यस, वो चीजें होंगी, क्योंकि उनके ऊपर खाली ये अक्टूबर 7 वाला नहीं है, उनके ऊपर पहले भी काफी से इल्जामात है। जब से वो है पावर के अंदर उनके ऊपर काफी सारे स्कैंडल थे और उस पर सीरियस इंक्वायरीज वगैरह चल रही थी। तो उसमें पहले भी इंक्वायरीज चल रही थी, करप्शन के केसेस भी हैं, 7 अक्टूबर का मामला भी है, अंदरूनी तौर पे प्रेशर भी है, तो कहीं ना कहीं पे जाके घेरा तंग हो सकता है। लेकिन खत्ते के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है वो मुस्तकबिल करीब के अंदर भी दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के बाद साजिद तारड़ साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जो अभी बातें हुई या जिन मनाजिर का अहाता किया गया उसमें चीज़ें ये हैं कि पोस्ट वॉर सिचुएशन जो है ये किस हद तक गंभीर हो चुकी है और इसमें लूप होल्स क्या दिखाई देते हैं और वो जो सुकम है उनको दूर करने की तगदो किस हद तक जारी है। तो इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया अमेरिकन पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन भी हैं, बानी अमेरिकन मुस्लिम फॉर ट्रम्प, साजिद तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारड़ साहब, मेरा पहला सवाल ये कि अब्बास इराक्ची साहब जो हैं ये चीन के दौरे पर, इससे पहले अगर देखा जाए पाकिस्तान में मुज़ाकरात का पहला दौर होता है, दूसरे दौर के लिए वो पाकिस्तान में तो आते हैं लेकिन ये कह देते हैं कि डायरेक्ट बातचीत नहीं होगी। यहां से वो ओमान जाते हैं, ओमान से फिर वापस पाकिस्तान आते हैं, फिर यहां से वो रशिया जाते हैं, रशिया से वापस तेहरान जाते हैं और फिर कुछ दिनों के सकूत के बाद या तवक्कुफ के बाद अब वो चीन में। तो ये जो अगर डॉट्स मिलाए जाएं तो इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर आपको क्या लगता है कि ईरान की सोच क्या है, ईरान के इकदामात क्या हैं और ईरान अपर हैंड पे किस तरीके से? देखिए, इसके कई डार्ट्स अगर मिलाने की कोशिश की जाए तो एक तो सबसे पहले जो उनका रशिया जाना, फिर उसके बाद यहां ये देखना होगा कि सारे सिनेरियो के अंदर स्पॉयलर्स कौन कौन से हैं। स्पॉयलर्स इस वक्त देखा जाए तो इजराइल नजर आ रहा है, स्पॉयलर भारत इसमें नजर आ रहा है। इसमें जो जीसीसी कंट्रीज के अंदर नई ग्रुपिंग शुरू हो चुकी है और कई मुमालिक चाहते हैं कि जंग ईरान का बिल्कुल खात्मा किया जाए, कुछ चाहते हैं ईरान को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो दर हकीकत मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियो अगर देखे जाएं और उसके बाद ईरान की अंदरूनी इंतशार इस वक्त अगर देखा जाए तो पासदाराने इनकलाब और सियासी जो उनकी हुकूमत है, आपने देखा होगा एक कदम आगे और 2 कदम पीछे। इस सारी सूरत हाल के अंदर उनका ट्रस्ट फैक्टर, फिर उसके बाद अमेरिका का ट्रस्ट फैक्टर और ईरान का ट्रस्ट फैक्टर, और फिर गारंटीज नहीं है इसके अंदर। ईरान एक भरपूर बड़ी गारंटी चाहता है कि, और आपने देखा होगा कि उनकी शराइत के अंदर एक सबसे बड़ी शर्त यह है कि ये जंग बंदी ना हो, ये सीज फायर ना हो, ये परमानेंट जंग बंदी हो और ये ना हो कि 6 महीने बाद दोबारा जंग शुरू कर दी जाए। जो अमेरिका की तरफ से दरमियान में एक ये भी खबर आई कि शायद रशिया जो है वो दरमियान में एज ए सालस का रोल अदा करेगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से तहफुजात, क्योंकि वो तो खुद अभी सैंक्शंस का हिस्सा है, यूक्रेन जंग जारी है, तो उसके बाद ईरान को वापस आना पड़ा और नाउ पाकिस्तान इज बैक इन गेम। अब इस वक्त राक्ची साहब जो चाइना जा रहे हैं उसके बारे में 2-4 खबरें मुसलसल गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये कि वो जाके चाइना पे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चाइना जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे उनका जो आंतराज है उसका कुछ हिस्सा जा भी चुका है। तो राक्ची साहब ये चाहते हैं कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए क्योंकि इसके अंदर चाइना भी पार्टी मौजूद है। वेनेजुएला का तेल बंद होना, फिर ईरान से तेल बंद होना, तो दर हकीकत चाइना के ऊपर भी प्रेशर है। दूसरा, खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद दोबारा एक किसी बड़ी जंग की तरफ जाया जा रहा है। आज साउथ कोरिया और जर्मनी जो है वो अमेरिका के साथ आ चुके हैं और जो बदलती सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो ईरान का यूएई के ऊपर जो मिसाइल दागना, तो एक बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो मौजूद है। लेकिन इराक़ची साहब चाहते हैं कि चाइना गारंटी दे, चाइना प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाले। ये बताइए कि चाइना क्या गारंटी देने की पोजीशन में है, क्योंकि मुतासिरीन में तो चाइना है,
यानी आबनाए हरमुज का बंद होना और फिर एक वो जहाज जो कब्जे में लिया जाना, वो चीन से आ रहा था, बाद में उसका पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाना। लेकिन इस सारे मामले में अभी तक चाइना के किरदार को देखें तो पसे पर्दा रह के किरदार अदा करने वालों में दुनिया में सालसी के हवाले से मंजरनामा कुर्बो जवार में अगर आप देखें या माजी करीब के अंदर देखें या माजी करीब की दहाई के अंदर भी देख लें, तो आपको चीन की तरफ से तस्फिये के हवाले से बाकायदा खुद को पेश करने की रिवायत दिखाई नहीं देती। तो क्या चाइना इस पोजीशन में है कि वो एज ए मीडिएटर या प्रेशर टैक्टिक के तौर पे या कोई टूल के तौर पे अमेरिका पे प्रेशर डाल सके कि नहीं आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस मानना होंगी, या फिर आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं पे ईरान पैगाम कोई चाइना के थ्रू देगा और चाइना अमेरिकन प्रेसिडेंट के विजिट के ऊपर वो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा? एब्सोल्युटली, मैं ये समझता हूं कि चाइना का रोल जो इस जंग के अंदर अगर देखा जाए तो उन्होंने सामने तो नहीं आए, लेकिन पीछे इंटेलिजेंस शेयरिंग सारी की गई, सैटेलाइट के जरिए ईरान को गाइड किया गया। और यहां पे जो पिछले चंद हफ्तों में एक चीज सामने आई है कि एक पूरा जो एक सर्कल क्रिएट किया गया था ऑफशोर कंपनीज का, शेल कंपनीज का, और जिस तरीके से तेल जाता रहा ईरान से चाइना, और उसको भी अमेरिका ने टारगेट किया है पिछले दिनों में। फिर एक साइनो चाइना एक जो ट्रेन है जो कि 3 कंट्री से होके चाइना जाती है, पिछले दिनों उसके बारे में भी स्टेटमेंट आई कि उसके ऊपर भी हमला किया जाएगा। तो दर हकीकत इस वक्त सारे जो ताश के पत्ते हैं वो सामने टेबल पर आ चुके हैं। और चाइना चाहे देखें आज तक उन्होंने जंग तो नहीं की, लेकिन इस अ वेरी इंपॉर्टेंट सुपर पावर है, उसका भी स्टेटस मौजूद है। और अगर चाइना सफर करेगा तो इनडायरेक्टली पूरी दुनिया सफर करेगी, सप्लाई चेन टूटेगी। यहां अमेरिका तो देखे ना, मैन्युफैक्चर तो सिर्फ तैयार करता है, बाम करता है, कपड़े जूते खाने की चीजें, दूसरी चीजें कहां से लाएंगे? तो दर हकीकत आज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की स्टेटमेंट भी आई है व्हाइट हाउस से कि हम अमेरिका के साथ, हम चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में चाइना एक पार्टी बनने की सलाहियत रखता है, चाइना प्रेशर क्रिएट करने की पोजीशन में है, और अब नहीं करेगा तो कब करेगा? तो दर हकीकत मेरे ख्याल में इराकची साहब का दौरा वहां जाना एक बड़ा बामानी दौरा है, और खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के दौरे से पहले जाना वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर क्रिएट किया जाए, अमेरिका से कहा जाए कि किसी बड़ी जंग से इज्तनाब किया जाए। अनफ इज अनफ, मेरे ख्याल में दैट पॉइंट हैज कम आउट। और मैं समझता हूं आज की जो सूरत हाल है, सिर्फ अभी तक एक जहाज गुजर पाया हालैंड का वहां से, ब्लॉकेड अगर देखा जाए तो ईरान का कामयाब है, लेकिन आबनाए हरमूज अभी तक बंद है, उसमें कोई खातर खा अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई है। आज सुबह हमारे सेक्रेटरी ऑफ वॉर उन्होंने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने 2 चीजों को सामने रखने की कोशिश की कि ऑपरेशन फ्यूरी और प्रोजेक्ट फ्रीडम के अंदर डिफरेंस क्या है, हम किस हद तक आगे जा सकते हैं, किस हद तक बर्दाश्त करेंगे। तो ये सारी चीजें टेबल पर मौजूद हैं आज। और दूसरा, कई नई चीजें डेवलप कर रही हैं, इजराइल को तैयारे देना F-35 और उसके बाद F-15 देना, और उसके बाद आज भी उनका लेबनान के अंदर एक भरपूर हमला करना, ये सारी चीजें टेबल के ऊपर मौजूद हैं। अच्छा तारड़ साहब एक चीज बताइए कि आप $8.6 बिलियन के जो नए एग्रीमेंट की बातें हो रही हैं, जिसमें यूएई, कतर, कुवैत, इजराइल को इंटीग्रेटेड किया जाएगा, एक डिफेंस अम्ब्रेला अलग से बनाई जाएगी, क्या हम इसे मुस्तकबिल की हिकमत अमली कहें या फिर मौजूदा दौर की हिकमत अमली ही कहें जो हिफ्ज़ मातकद्दुम की जा रही है, जिसके तनाजुर में ईरान भी अपने स्टॉक पाइल्स के अंदर इजाफा कर रहा है? और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो भी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है, और फिर बाद में वहां पे बाकायदा तौर पे अवाम से भी ये अहद लिया गया है कि इस जंग में शिरकत करने के हवाले से कौन कौन जो है वो तैयार है, और इस ज़मीन के अंदर करोड़ों अफराद ने बाकायदा तौर पे रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो क्या इसे मौजूदा दौर के तनाजुर में देखा जाए या मुस्तकबिल के तनाजुर में? बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा। एक तो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उस पर अपनी आमादगी का इजहार किया है, और दूसरा यहां पे ये है कि ईरान के अंदर अभी भी 2 साल की आर्मी ट्रेनिंग जो है वो लाजम है हर मर्द के लिए। तो मेरे ख्याल में वो तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात ठीक है। पासदराने इनकलाब की तरफ से थ्रेट्स आ रही है। एक नई डेवलपमेंट भी आई है जो 6 कश्तियों के हवाले से, कि अभी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वो 6 कश्तियां पासदराने इनकलाब की हैं, वो जंगी नौयत की नहीं थी, हमारे लोग सामान लेके आ रहे थे, सिविलियन थे। ये भी नई सामने बात आई है। दूसरा, ड्रोन के हवाले से जो आपने बात की है
एब्सोल्युटली जो शाहिद या शहीद ड्रोन जो है उसने ट्रू स्ट्रोक इंजन से, मोटरसाइकिल के इंजन से बनाना और फिर उसके बाद 40-50 साल के ऑलमोस्ट एम्बार्गो के बावजूद ये चीजें बना लेना काबिल सताइश है। नई एक डेवलपमेंट जो आई है, फाइबर ऑप्टिक्स का जो एक ड्रोन बनाया है हिजबुल्लाह ने, उसने भी बड़े इस वक्त बहुत पॉपुलर चल रहा है वो भी, और वहां भी। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो इस वक्त और एक नई डेवलपमेंट है, इजराइल के अंदर अक्टूबर में इलेक्शन है और इसी महीने वो अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करने वाले हैं वहां पे, और रश शाना का त्यौहार आने वाला है जूश। तो ये सारे फैक्टर अगर देखे जाएं तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप का चाइना का दौरा भी अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। वो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब अच्छा, मेरा तारड़ साहब एक मुख्तलिफ तरह का सवाल है। कहते हैं कि ये सकूत जो है ये तूफान से पहले की खामोशी है, लेकिन मैं इसको उलट करना चाहता हूं। क्या इस तूफान के बाद मुस्तकिल खामोशी दिखाई देती है या फिर तूफान दर तूफान दिखाई देते हैं? देखिए, मेरा जो अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो मैं समझता हूं जंगों की नौयत तब्दील होती जा रही है। देखें, गजा जो बैक बर्नर पे चला गया लेकिन वहां पे जुल्म और सितम जारी है। लेबनान एक नया फ्रंट खुल गया है। क्रीमिया को दुनिया भूल चुकी है। यूक्रेन जंग दुनिया भूल चुकी है। पाकिस्तान भारत का तनाजा हुआ लेकिन कश्मीर वहीं का वहीं खड़ा है। मैं जिस तरह फोरकास्ट कर रहा हूं कि ये इसमें जंग बंदी होगी लेकिन तस्वीर यहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि दुनिया के कई अभी ऐसी पार्टीज हैं जो चाहते हैं कि ईरान वहां पे स्ट्रांग रहे, बिल्कुल खत्म ना हो। और देखें, इसके बाद इजराइल को भी जंग चाहिए, अमेरिका को भी फ्यूचर में जंग चाहिए। जंगों के बगैर ये सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो दर हकीकत हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? तो सर फिर मेरा सवाल ये है कि हर बार तो ये देखने में आया कि हर जंग के बाद जो उसका बजट था या उस पर जो लागत आई वो इत्तेहादियों से निकलवाई गई, उनको असलहा बेच के, उनको तैयारे बेच के या उनको डिफेंस सिस्टम बेच के। अभी तो $8.6 बिलियन की बात हुई है, यहां तो $1 ट्रिलियन का मंसूबा है। जो लागत सामने आई $25 बिलियन तो अनाउंस्ड कह रहे हैं, और फिर ये कहा जाता है अप्रॉक्सीमेटली वो $50 से $100 बिलियन का खर्च तो हो चुका, और अभी ब्लॉकेट के ऊपर जितना खर्च हो रहा है ये तो अलग से अंदाजे हैं। तो ये सारा मामला जो है फिर इसकी लपेट में कौन कौन आता दिखाई देता है? किससे पैसा निकलवाया जाएगा, किस सूरत में निकलवाया जाएगा? देखिए, इत्तेहादियों से पैसा लेना ये नई बात नहीं है। मैं यहां पे अर्ज करना चाहूंगा कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत के अंदर थी, यूनाइटेड भारत में, वो जब भी, मुझे अभी याद आया, सराजुद्दौला पे हमला किया था तो उन्होंने बंगाल से उस जंग का खर्चा लिया था। ये नई बात नहीं है। अभी भी पैसे जो हैं वो जीसीसी कंट्रीज हैं, जितने एलाइज हैं अमेरिका के, वो मिलके देंगे। ये जंग फ्री नहीं होगी। हर एक मिसाइल का पैसा उन्हें देना होगा, हर एक इंटरसेप्टर के पैसे देने होंगे, फ्यूचर की जंगों के भी देने होंगे। तो दर हकीकत मैंने जिस तरह पहले कहा है कि मुकम्मल ईरान को खत्म करना इज नॉट इन फेवर ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। उन्होंने इश्यूज को रखना है, उन्होंने मुद्दे बना के रखने हैं ताकि दुनिया के अंदर गुलशन का कारोबार चलता रहे। तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट इन फेवर। चाहे ईरान को ऐसे ही छोड़ा जाएगा, कुछ अरसे के बाद कोनियां मारते रहेंगे, हालात गर्म रखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जो कि जिस तरह के मैंने माजी में मैंने आप बताया है कि गजा अभी तक ब्लीड कर रहा है। सिर्फ ये है कि फ्रंट पेज पे नहीं है, लेकिन वहां पे जुल्म सितम अभी भी जारी है। लेबनान में आज भी तकरीबन 150 के करीब लोग जो हैं उनको शहीद किया गया है। तो मेरे ख्याल में जब तक, मेरे नजर में, जब तक हमारे बच्चे इंग्लिश और मैथ और कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ग्रिप हासिल नहीं करेंगे, हमारे जो मुसलमान कंट्रीज के साथ बारी बारी चुन चुन के इसी तरह बारी सब जो है वो इसी तरह शिकार होते रहेंगे। मुस्तकिल अमन होता दिखाई नहीं देता, कहीं ना कहीं झड़पें होती रहेंगी। यही इस वक्त मुस्तकबिल है। बसूरत दीगर कोई एक बड़ा कदम उठा लिया जाए जिससे अमन कायम हो सके, वो मंजरनामा अभी दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।